आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 5 ऐसे कौन से साइंस हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स के अंदर होते हैं और अगर ये सिम्टम्स हो तो आपको अलार्म हो जाना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। फिर चाहे इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपको ग्रीन चिट मिल जाए कि नहीं आपको ये बीमारी नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है उसके 5 अलार्मिंग साइंस या फिर कॉमन साइन क्या होते हैं जो किसी खातून के अंदर आ सकते हैं और अगर वो ऑब्जर्व करती हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर के पास जल्दी चले जाना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि खवातीन को मेंस्ट्रुएशन को अफेक्ट करती है। इसमें जो बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो बॉडी में बच्चेदानी के अलावा भी अज़ा के ऊपर चली जाती है। सबसे कॉमन स्पॉट इसका ओवरीज होती है, ट्यूबें होती हैं या फिर जो पेल्विक ऑर्गन अदर हैं जैसे यूरिनरी ब्लैडर या फिर मसाने के ऊपर, रेक्टम के ऊपर इसके एंडोमेट्रियम जाकर लग जाती है। जब किसी खातून को मेंस्ट्रुएशन होती है उन दिनों में, जिन दिनों में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो इन बाकी जगहों के ऊपर भी जो एक्टोपिक प्लेसेस हैं अदर देन यूट्रस हैं, जो बच्चेदानी के अलावा हैं, उनके अंदर भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकता है। इसकी एक्चुअल जो रीजन है वो अननोन है और जैसे आपने सुना होगा कि खातून है उसको खून के आंसू आते हैं, तो जब मेडिकली वो सारा सर्च आउट हुआ तो पता चला कि उस खातून को रेटिना के अंदर जो कंजक्टिवा होता है हमारी आई में, जो व्हाइट पोर्शन होता है, उसमें फोकस था एंडोमेट्रियम का। और जब उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती थी तो उसकी आई के वो जो फोकस था वो भी ब्लीड करना शुरू हो जाता था। एंड पीपल टेक इट कि ये कोई मिरेकल हो गया है और ये खातून खून के आंसू रोती है। सो चीजें कॉमन भी होती हैं, बहुत डिफरेंट भी, अनकॉमनली भी प्रेजेंट कर जाती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 5 ऐसे कौन से साइंस हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स के अंदर होते हैं और अगर ये सिम्टम्स हो तो आपको अलार्म हो जाना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। फिर चाहे इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपको ग्रीन चिट मिल जाए कि नहीं आपको ये बीमारी नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। पहला साइन है मेंस्ट्रुएशन के अंदर पेन होना, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, ब्लीडिंग के साथ आपको पेन है। इसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में। आपको बताऊं कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ पेन है, जो नॉर्मल है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है कि आपको 1 से 2 दिन रहती है पेन, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट औरतों के अंदर, कुछ को थोड़ी होती है, कुछ को ज्यादा होती है, मगर ये 1 से 2 दिन के बाद खत्म हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन चलते रहते हैं आपके, लेकिन आपको इससे ज्यादा पेन नहीं होती। आपको एक दिन पैनाडोल पॉन्स्टान खानी पड़ती है, फिर फर्क आ जाता, कुछ भी आप फर्दर नहीं करते हैं। तो ये है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पेन। लेकिन अगर आपकी मेंस्ट्रुअल पेन जो है वो परसिस्ट करती है, यानी जितने दिन आपको ब्लीडिंग होती है, पेन रोज बरोज बढ़ती चली जाती है और फिर उसके बाद मेंसेस जब खत्म हो जाते हैं और पेन खत्म नहीं होती है, पेन हल्की हल्की फिर भी आपको रहती है और इस मेंसेस के बाद की पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये अलार्मिंग साइन है, ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट साइन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है क्रॉनिक पेल्विक पेन। हम क्रॉनिक डॉक्टर्स जो है, हम क्रॉनिक किस चीज को बोलते हैं? जो एक अरसा दराज से रह रही है, यानी क्रॉनिक पेल्विक पेन होती है जो 2 साल तक किसी खातून को रही, ठीक है। इसमें ये होता है उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन जो लोअर बेली है या पेट का निचला हिस्सा है वहां हर वक्त दर्द रहती है, कभी कम हो जाती कभी ज्यादा, मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा हो जाती, ठीक है। इसमें आपको मेंस्ट्रुएशन में साथ में इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, पेन किलर लेने पड़ते हैं हैवी, और आपको एक खौफ सतारी होता है हर वक्त कि मेंस्ट्रुएशन होगी तो पेन बहुत होगी। तो क्रॉनिक पेल्विक पेन के जो पेशेंट होते हैं, दे आल्सो सिग्निफाइज टुवर्ड्स कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट आता है कि जो ज़वाजी ताल्लुक है, ये इंटरकोर्स है, उसमें पेशेंट को पेन है।
इसमें पेन इसलिए होती है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स को उनके अज़ा जो हैं अंदर, क्योंकि यूट्रस से तो जो ब्लीडिंग होती है वो बाहर निकल आती है, लेकिन जो पेट के अंदर ब्लीडिंग होती है उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उससे इन्फ्लेमेशन होती है और स्कारिंग होती है। जो अज़ा हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे हम एडहेजन्स बोलते हैं। जुड़े हुए अज़ा के साथ जब खातून ज़वाजी ताल्लुक कायम करती है तो उसके लिए पेनफुल हो जाता है। अगर डीप पेनिट्रेशन के ऊपर पेन है तो ये एंडोमेट्रियोसिस की अलामत है। ये एक सिग्निफिकेंट इसकी हिस्ट्री होती है कि पेशेंट के लिए जो इंटरकोर्स है वो पेनफुल होता है। इवन इतना पेनफुल होता है कि उसकी जो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी ज़वाजी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो चौथा साइन है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें आपके जो आंतड़ियां हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो एडहेजन्स बन जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं बच्चेदानी के साथ, तो उनमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको पखाना करते हुए पेन फील होना शुरू हो जाती है, यूरिन करते हुए पेन होना शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन के साथ यूरिन में भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, और जब मेंस्ट्रुएशन होती है उसके साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो आपके इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। फिर फिफ्थ जो साइन है इसका कि अगर आप मैरिड हैं और आपको बच्चा करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी शादी को 4-5 साल हो गए हुए हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस का वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। 50% जो पेशेंट होते हैं हमारे पास आते हैं जिनके बच्चा करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, जो इनफर्टाइल होते हैं, उनमें डायग्नोसिस बाय द एंडोमेट्रियोसिस ही बनता है। एंडोमेट्रियोसिस अपनी स्कारिंग की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ओवरीज हैं उसमें से जब एग हैच करता है तो उसको डाई आउट कर देता है, या फिर ट्यूब्स की जो साख्त है उनको खराब कर देता है, तो उसमें से ट्रांसफर नहीं हो सकते। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो ये एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर अच्छा बैठने नहीं देता है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट अगर अपना ट्रीटमेंट कराएं तो उनको बच्चा कंसीव करने में भी जल्दी हेल्प हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस अगर बनाना हो तो उसके लिए लेप्रोस्कोपी कंपल्सरी होती है। लेप्रोस्कोपी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू कैमरा पेट के अंदर डालकर तो जो इंटरनल आपके ऑर्गन हैं उनकी सिचुएशन देख ली जाती है और ग्रेड कर लिया जाता है एंडोमेट्रियोसिस को कि आप किस टाइप की एंडोमेट्रियोसिस से सफर कर रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस के 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 ट्रीटेबल है, उसके साथ बच्चा भी कंसीव हो सकता है और आपकी अलामात भी सेटल डाउन कर सकती हैं। ग्रेड 2 में अमूमन जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर चॉकलेट सिस्ट बन चुकी होती हैं, आपको सर्जरी करानी पड़ती है। ग्रेड 3 जो एंडोमेट्रियोसिस होता है उसमें स्कारिंग हो गई भी होती है, उसमें पेशेंट का मेन मसला जो है वो पेन हो रह जाता है। ये पेन इतना सिग्निफिकेंट होता है कि कई दफा हमें पेशेंट की सिर्फ पेन को रिलीव करने के लिए उनकी यूट्रस और ओवरीज और ट्यूब्स निकाल देनी पड़ती है, क्लियरेंस सर्जरी करनी पड़ती है। सो आप इससे पहले कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, आपकी डिजीज इतनी स्वेयर हो जाए कि आपकी यूट्रस और अन्नदानियां निकाल देनी पड़े, उससे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट को ऑप्ट करें। थैंक यू।